नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के रेवोल्यूशन में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश शासन की और उनके द्वारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी संख्या है 90। ठीक है फ्रेंड्स, एपिसोड हमारा 9 है। इससे पहले कि अगर आपने एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो अंग्रेजी जो शासन था, ब्रिटिश शासन था, उसका प्रभाव जो पड़ा था वो आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और उनकी विशेषता को बताना है। तो वाणिज्यिक चरण कब शुरू हुआ था? जब एकाधिपत्य, व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। औद्योगिकरण चरण कब शुरू हुआ? जब मुक्त व्यापार का काल शुरू हुआ। और वित्तीय पूंजीवाद जब शुरू हुआ जब ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो अंग्रेजों ने जो भारत में लूट करनी शुरू करी थी वो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू कर दी थी। चौथा प्रश्न है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो दहसाला व्यवस्था को ब्रिटिश काल में नहीं अपनाया गया था। भारत में पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? तो भारत में जो पहली रेल लाइन थी वो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जिसको हम धन निकासी का सिद्धांत भी कहते हैं। ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? तो यह किसके बीच उसने टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी? ऑप्शन डी, कलकत्ता और आगरा के बीच। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली थी उससे सबसे अधिक लाभ जिनको मिला था वो थे जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो वो खोला गया था बम्बई में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कौन सी प्रथा थी? जो मद्रास की रैयतवाड़ी प्रथा, जो भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त किया गया था? तो परमानेंट सेटलमेंट जो किया गया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? इन्होंने लागू किया था 1793 में। कॉर्नवालिस जो था इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी 1820 में शुरू की गई थी हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो महलवाड़ी प्रथा लागू की गई थी 1822 में। स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें कौन से क्षेत्र शामिल थे? आपने ये बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सभी क्षेत्र उनमें शामिल थे जहां पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम के लिए प्रसिद्ध था बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो उत्तरदायी कारण था हमारा ब्रिटेन को निर्यात करने वाली माल पर उच्च तटकर, ठीक है, जो कर था, जहाँ पर जो बंदरगाह होते थे वहाँ पर उच्च तट लिया जाता था जो ब्रिटेन को निर्यात किए जाते थे। ठीक है, इसीलिए जो बंगाल का वस्त्र उद्योग था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहवा बगान शुरू किया गया था वायनाड जनपद में। ठीक है फ्रेंड, जो कि केरल में स्थित है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थिक दोहन का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो पहली जनगणना जो थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो जो थॉमस मुनरो था इसका संबंध है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है फ्रेंड्स, और होल्ट मैकेंजी जो है वो महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। भारत में पहली रेल का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच किया गया था? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो राज्य को देना कितना प्रतिशत तय किया गया था? 89%।
रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो आपने यहाँ पर ये बताना है। सभी क्षेत्र उसमें शामिल थे, मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? ये मार्टिन बर्ड को। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? तो वह व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि भारत में ज़्यादातर अपनाई गई थी। भारत में उपनिवेशिक काल में हेटली आयोग का उद्देश्य क्या था? जो हेटली आयोग जो बना था, इसका उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा है? तो वह प्रथम बैंक है अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेज़ों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इल्बर्ट बिल जो था, इसका उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिकता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, यानी कि भारत को यूरोप के लोगों के बराबरी पर कर दिया था, इसीलिए इल्बर्ट बिल का विरोध हुआ था। अगला है, यहाँ पर सूची को सम्मिलित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, 33वां प्रश्न, सूची सम्मिलित कीजिए। तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? देखिए, बड़े सामंतों को भूमि आवंटित करना, आवंटित भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था हमारा जागीरदारी प्रणाली। ऐसे ही मालगुजारी के इजारेदारों और तहसीलदारों को आवंटित भूमि को कहते थे जमींदारी भूमि। ठीक है, जमींदारी प्रणाली। उप किराएदार पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को दी गई भूमि को कहा जाता था रैयतवाड़ी प्रणाली। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व को कहा गया था महलवाड़ी प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया? तो वह था चाय का व्यापार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो वो किया गया था 1833 एक्ट के तहत। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। पहला सही है, दूसरा और तीसरा, तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त, भू राजस्व व्यवस्था और उनसे संबंधित व्यक्तियों के हमने यहाँ पर नाम बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर स्थायी बंदोबस्त का आंसर क्या होगा? स्थायी बंदोबस्त से संबंधित व्यक्ति हैं कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर। रैयतवाड़ी व्यवस्था से कैप्टन रीड, थॉमस मनरो, एली फिस्टन। और महलवाड़ी से हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। ऑप्शन नंबर ए। महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल कौन कौन से क्षेत्र थे? तो उनमें शामिल हैं ये सभी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? तो ये देखिए, काश्तकारी अधिनियम बताने हैं और उनके आने वाले वर्ष बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। काश्तकारी अधिनियम बंगाल का आया था 85 में, अवध का 86 में, दक्कन का 79 में और मध्य प्रांत का 83 में आया था। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था? तो वो थी अंग्रेजी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यहाँ पर वुड डिस्पैच को। ठीक है फ्रेंड्स, जो 1854 में आया था वुड डिस्पैच, जो ये आया था इसका संबंध शिक्षा से ही था। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था या कहा गया? तो किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है, शिक्षा से संबंधित आयोगों की समिति की पहचान करें। ठीक है, तो इनमें से शिक्षा से संबंधित कौन कौन से आयोग हैं ये बताना है। तो सभी आयोग शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है,
किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो ये किस सिद्धांत का अर्थ था? यह था अधोमुखी निषेधन सिद्धांत का, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसकी धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डेविड हेयर के द्वारा। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण क्या थे? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग के कारण थे उपयुक्त सभी। अंग्रेजों ने भारतीय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना शुरू किया, कच्चे माल पर नियंत्रण था उनका, और इंग्लैंड जाने वाली वस्तुओं पर भारी टैक्स उन्होंने लगा दिया। भारत में अनौद्धिकरण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राग औद्धिकरण प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि क्या थी? तो क्या अवधि थी इसकी? 1800 से 1850 के बीच। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो भारत में आधुनिक उद्योग स्थापित होने शुरू हुए थे 1850 के बाद। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो ये किसने कहा था? विलियम बेंटिक ने। बैप्टिस्ट मिशनरी की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुत्रई के नाम से भी जाना गया। श्रीरामपुर कहाँ स्थित है? तो ये श्रीरामपुर जो है यह बंगाल में स्थित है। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण क्या थे? तो भारत में रेलवे का जो निर्माण हुआ था उसका कारण था कि ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत और ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति के लिए रेलवे बनाई गई। विस्तृत साम्राज्य जो भारत का था उसको एक सूत्र में बांधने के लिए और जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए, ताकि सेना जल्दी से आ जा सके, उसके लिए रेल बनाई गई थी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की संज्ञा दी? तो रेलवे को आधुनिक उद्योग की संज्ञा किसने दी थी? यह दी थी कार्ल मार्क्स ने। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित की गई थी रिसरा, बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी बिहार में। बिखरे हुए श्वेत गांवों को कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा था? तो यह कहा था बुकानन ने। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आरसी दत्त ने। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन सुलिवान ने। ठीक है फ्रेंड्स, टेम्स जो है लंदन इसी नदी के तट पर बसा है, टेम्स नदी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो किस उसमें किए गए थे? कराची अधिवेशन 1941 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस वक्त कौन थे अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर अकाल से संबंधित आयोग और उसके समय जो गवर्नर जनरल थे उनको सम्मिलित यहाँ पर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, स्ट्रेची आयोग जो 1880 में बना था उस समय कौन था? लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग 1897 में, उस समय लॉर्ड एल्गिन था। 1900 में मैकडोनल्ड आयोग बना था, उस समय लॉर्ड कर्जन था। और वुडहेड आयोग उस समय जो बना था 1943 में, उस समय लॉर्ड वेबल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? तो कहाँ पड़ा था ये भीषण अकाल? बंगाल में। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग विकसित हुए थे? तो कौन से उद्योग यहाँ पर विकसित हुए थे? यहाँ पर हमारे मशीन के पुर्जों को छोड़ के ये सारे उद्योग, जूट, कोयला, लोहा, सूती कपड़ा, ये विकसित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचलित
की। तो ये कब प्रचारित की थी? 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो भारत में जो विकेंद्रीकरण शुरू हुआ था ये 1800 नहीं, ये लॉर्ड मेयो के टाइम पे शुरू हुआ। ठीक है, लॉर्ड मेयो। रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कर प्रारंभ किया गया था। तो रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली? तो किस वर्ष मिली? 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं आर रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो स्टील उद्योग बना था सर्वप्रथम, ये शुरू हुआ था 1913 से। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, ये किसने कहा था? तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? तो कौन से कार्य को दी थी? धन का जो निकास होता था। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र पर टकराते हैं किसका है? कि भारत और इंग्लैंड के जो आर्थिक हित हैं वो हर क्षेत्र में टकराते हैं आपस में। ये कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी किताब है? तो ये है दादा भाई नौरोजी की। भारतीय अर्थविदों में शामिल है। तो भारतीय अर्थविद जो अर्थशास्त्री हैं इनमें से कौन कौन अर्थशास्त्री हैं ये बताना है। तो ये सभी के सभी अर्थशास्त्री हैं। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ था 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया था 1907 में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? M विश्वरैया। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पहली रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो भारत में जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर बिछाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सामंतवाद का विनाश। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? तो कौन सा उपाय नहीं अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, फ्री ट्रेड पॉलिसी। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत ट्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए, कि भारत में राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता। अगला है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेस की संगठक थी? तो कौन सी निधियाँ थी? सभी के सभी। ऑप्शन नंबर डी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो भारत में सबसे पहले रेल सेवा जो प्रारंभ की गई थी ये ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन हमारे सही है? ऑप्शन नंबर सी, सभी कथन हमारे सही हैं। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी कि तो दादा भाई नौरोजी की सर्वाधिक प्रभावित देन क्या थी? कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। कब खो दिया था? तो उन्होंने खो दिया था ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा उन्होंने खो दिया था। तो ये थे हमारे आज के जो ब्रिटिश शासन था और जो समय की भारतीय अर्थव्यवस्था थी, यानी कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा था वो हमने इन 90 क्वेश्चंस में देखा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।